ओके स्टूडेंट्स, अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विभवमापी पोटेंशियोमीटर होता है। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि पोटेंशियोमीटर है क्या या विभवमापी है क्या। तो इस विभवमापी से पहले भी हम एक वोल्टमीटर की बात करते हैं। वोल्टमीटर आप लोग सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह। वोल्टमीटर का काम होता है विभवांतर मापना, यानी विभवांतर का मापन करने के लिए हम जिस युक्ति को काम में लेते हैं उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। लेकिन वोल्टमीटर के अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि वोल्टमीटर पूर्ण रूप से जो उसके अंदर धारा जा रही है उसका वोल्टेज, उसके सिरों पर धारा के कारण से जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो पूर्ण रूप से माप नहीं पाता। वो क्या करता है, धारा के कुछ अंश को ग्रहण कर लेता है, यानी उसके अंदर जो विभवांतर मापा जाता है उसमें कुछ त्रुटि आ जाती है। 100% एक्यूरेट मेजरमेंट विभवांतर का वोल्टमीटर नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने जैसे एक वोल्टमीटर लिया और इस वोल्टमीटर के यहाँ पर समानांतर क्रम में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, दिस इज आर। अब यहाँ से हमने आई करंट को फ्लो किया। जैसे मैं आई करंट फ्लो करूंगा तो ये आई करंट यहाँ पर दो भागों में टूटेगी। एक भाग तो वोल्टमीटर की ओर जाएगा और एक भाग प्रतिरोध की ओर जाएगा। तो अगर वोल्टमीटर की ओर जो भाग जा रहा है वो अगर I1 है तो जो प्रतिरोध की ओर भाग जाएगा वो क्या जाएगा, I माइनस I1। इसका मतलब कुछ अंश इधर की ओर चले गया। तो कुछ अंश अगर इधर की ओर चले गया तो इधर की ओर जाने की वजह से वोल्टमीटर ने जो धारा का मापन किया वो पूर्ण धारा का मापन नहीं हुआ। दैट मींस पोटेंशियल जो मेजर किया गया, विभवांतर जो मेजर किया गया उसके मान में कुछ क्षय आ गया, कुछ कमी आ गई। कारण क्योंकि धारा का कुछ अंश किसने ग्रहण कर लिया, वोल्टमीटर ने। तो यहाँ पर इस त्रुटि को दूर करने के लिए एक युक्ति का आविष्कार किया गया, एक युक्ति बनाई गई जिस युक्ति को नाम दिया गया विभवमापी। अब ये विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इससे पहले जो मीटर सेतु हम लोगों ने पढ़ा था, मीटर सेतु में हमने पढ़ा था कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या होता है, संतुलनावस्था वाला, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति वाला। यहाँ पर भी वही चीज है कि ये अविक्षेप बिंदु विधि पर कार्य करता है। विभवमापी का जो सिद्धांत है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट आ जाता है। यहाँ पर ये अविक्षेप बिंदु विधि पर कार्य करता है। दैट मींस विभवमापी के द्वारा धारा का एक भी अंश ग्रहण नहीं किया जाता। इस कारण से विभवमापी के द्वारा पूर्ण रूप से शुद्ध विभवांतर मापा जाता है और यही विभवमापी का एक एडवांटेज है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वोल्टमीटर और विभवमापी में श्रेष्ठ कौन है, तो हमारा आंसर होगा कि वोल्टमीटर विभवमापी में श्रेष्ठ विभवमापी है। क्यों? क्योंकि ये विभवांतर का 100% एक्यूरेट मापन करता है, जबकि वोल्टमीटर के द्वारा धारा का कुछ अंश ग्रहण कर लिया जाता है। इस कारण इसका मान वास्तविक विभवांतर से कुछ कम प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वोल्टमीटर के स्थान पर विभवमापी का उपयोग करते हैं। अब यहाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि वोल्टमीटर धारा का एक भी अंश ग्रहण ना करे, इसके लिए क्या जरूरी है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो। और ये आदर्श स्थिति में ही संभव है, जबकि आदर्श स्थिति होती ही नहीं है। आइडियल कंडीशंस तो हम मानते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, लेकिन आइडियल कंडीशन नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वोल्टमीटर से ही मुझे अगर पूर्ण रूप से 100% एक्यूरेट विभवांतर चाहिए तो फिर आपका आंसर होगा कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। उस ही अवस्था में वो पूर्ण रूप से शुद्ध विभवांतर का मापन कर सकता है। तो कुल मिलाकर विभवमापी की जब हम बात कर रहे हैं तो विभवमापी क्या है, अगर मैं विभवमापी को लिखता हूं तो विभवमापी एक अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर के समान कार्य करता है। जो विभवमापी है आपका, ये अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर के समान कार्य करता है। ठीक है। और विभवमापी से जो विभव मापन किया जाता है उस विभवमापन में परिपथ से कोई भी विद्युत धारा ग्रहण नहीं की जाती, अर्थात यह अविक्षेप की स्थिति में होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इसकी संरचना क्या है, विभवमापी की संरचना होती कैसी है। तो हम विभवमापी की संरचना की बात करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। हमने पढ़ा कि मीटर ब्रिज के अंदर 1 मीटर लंबा तार होता है और ये 1 मीटर लंबा तार मिश्र धातु जैसे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होता है। उसी प्रकार जो विभवमापी होते हैं उस विभवमापी के अंदर भी तार होते हैं, लेकिन यहाँ पर तार 1 मीटर लंबा ना होकर 10 मीटर लंबा तार होता है, जिसमें 1-1 मीटर के फेरे लगे हुए होते हैं। 10 फेरे लगे हुए होते हैं 1-1 मीटर के, और ये तार भी मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के ही बनाए जाते हैं। यानी ये तार भी मिश्र धातु के बने हुए होते हैं जो एक मीटर स्केल के, एक लकड़ी का मीटर स्केल होता है जिसके पैरेलली लगाए जाते हैं, जिनके समानांतर क्रम में
इन्हें जोड़ा जाता है। तो अगर एक जनरल डायग्राम में बनाता हूँ, जो प्रैक्टिकल डायग्राम है आपका, तो प्रैक्टिकल डायग्राम कैसा बनता है आपका, एक बार देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये आपका 1 मीटर स्केल होता है इस जगह पे, ये यहाँ पर आपका ये 1 मीटर लंबा लकड़ी का स्केल है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके बिंदु होते हैं जो इनके नामांकन होते हैं या इनको हम अंक कह सकते हैं, वो होते हैं। और ये आपका 1 मीटर लंबा स्केल हो गया। इस 1 मीटर लंबे स्केल के साथ में यहाँ पर 10 मीटर लंबा तार होता है जो 1-1 मीटर के फेरे से लगा हुआ होता है। तो जैसे ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से तार चलता है, यहाँ पर एक घिरनी होती है, घिरनी से तार घूमता है। ऐसा नहीं है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 10 मीटर तार को ऐसा नहीं है 1 मीटर काट के जोड़ा जाता है। ये पूरा 10 मीटर तार एक लूप होता है, कटा हुआ कहीं से नहीं होता। यहाँ से घिरनी के ऊपर से घूमेगा, घूम के ये इधर आया, फिर यहाँ पर एक गिरनी मिल गई इसको, फिर यहाँ से घूमा, फिर एक गिरनी मिली, फिर ये घूमा, फिर घूमा, फिर घूमा, इस तरह से यहाँ पर 10 मीटर तार 10 फेरों के रूप में स्थित होता है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं विभवमापी में मुख्यतया जो हम बात करते हैं वो हम कहते हैं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न ताप गुणांक की मिश्र धातु। विशिष्ट प्रतिरोध तो रखते हैं उच्च और ताप गुणांक रखते हैं निम्न। ताप गुणांक निम्न रखने का मतलब यह है कि अगर उच्च ताप आ भी जाए तो यहाँ पर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध क्या करता है, उस ताप को कंट्रोल कर लेता है और इसको पिघलने नहीं देता। तो मिश्र धातु जैसे कांस्टेंट या मैग्नीज का 10 मीटर लंबा तार लिया जाता है और इस 10 मीटर लंबे तार को 1-1 मीटर के 10 समान भागों में विभक्त कर दिया जाता है। और ये 1-1 मीटर के जो 10 समान भाग हैं ये ए और बी संयोजक पेचों के मध्य में लगे हुए होते हैं। ये ए संयोजक पेच है और ये बी संयोजक पेच है, इनके मध्य में ये व्यवस्थित कर दिए जाते हैं। और इनके समानांतर ये पूरा लकड़ी का आधार होता है जिसके ऊपर ये तार लगे हुए होते हैं। इस लकड़ी के आधार पर इन तारों के समानांतर 1 मीटर लंबा स्केल लगा हुआ होता है, ठीक है। इन तारों के ऊपर क्या सरकाई जाती है, विसर्पी कुंजी जे, जिसे हम जोकी भी कहते हैं। हमने मिलिट्री सेतु में भी देखा था, विसर्पी कुंजी जे सरकाई जाती है जिसकी सहायता से विक्षेप ज्ञात किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं विभवमापी की। ये एक जनरल प्रैक्टिकल डायग्राम है जो आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंटल डायग्राम है जो इसके जनरल प्रतीकात्मक सर्किट हम बनाते हैं, परिपथ बनाते हैं, विद्युत परिपथ, वो कैसा होता है। तो अब हम ये इसका विभवमापी का सिद्धांत देखेंगे। जो विभवमापी का सिद्धांत, तो अब इस विभवमापी के सिद्धांत में क्या होता है देखिएगा। यहां पर एक बैटरी होती है जिसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं, विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन पी, ठीक है। इसके साथ यहां पर एक रियोस्टेट कनेक्टेड होता है, धारा नियंत्रक आरएच होता है यहाँ पर धारा नियंत्रक। एक तो प्राथमिक सेल हो गया आपका एप्सिलॉन पी, प्राइमरी सर्किट है, तो एक ये धारा नियंत्रक हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक मार्गी कुंजी लगी हुई होती है, ये कहलाती है एक मार्गी कुंजी, जिसमें एक ही डॉट लगाने की जगह होती है, इसलिए इसको एक मार्गी कुंजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से अब जो 10 तार हैं उन 10 तार को प्रतीकात्मक रूप में मैं ए और बी के रूप में एक तार में दर्शा रहा हूँ। मतलब आप ये समझेंगे कि ए और बी के बीच में ही 10 तार लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 10 तारों का पहला सिरा ए से और अंतिम सिरा बी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ए और बी के बीच में 10 तार जुड़े हुए हैं, तो हम इसको ए और बी से नाम डिनोट कर देते हैं। ये कहलाता है प्राथमिक परिपथ। हमेशा ध्यान रखिएगा, विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में 3 कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं, एक तो बैटरी, एक धारा नियंत्रक और एक एकमार्गी कुंजी। कई बार इस कुंजी को यहाँ भी जोड़ दिया जाता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो ये आपका प्राथमिक परिपथ कहलाता है। इसके अलावा एक द्वितीयक परिपथ है। द्वितीयक परिपथ के अंदर यहाँ पर ये आपका एप्सिलॉन, ठीक है, और इस एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल की एक और बैटरी है और इसके साथ यहाँ पर एक जे, जिसे हम कहते हैं जोकी, जिसे हम जोकी कहते हैं। ये जोकी इस तार AB के ऊपर स्लाइड करती है। ये द्वितीयक सेल है, सॉरी द्वितीयक सेल नहीं है, ये एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल की सेल है और इसके साथ यहाँ पर ये एक जोकी जुड़ी हुई है जो A और B पर स्लाइड करती है और इस परिपथ को हम कहते हैं द्वितीयक परिपथ। ये परिपथ कहलाता है द्वितीयक परिपथ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस चीज की कि जैसे सपोज दैट, अब मैं इस सर्किट को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जो विभवमापी तार है
ए बी यहां पर है, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक एप्सिलॉन पी विद्युत वाहक बल का सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी K1 जोड़ते हैं। क्या क्या जोड़ रहे हैं? ए बी विभवमापी का तार है जिसके साथ श्रेणी क्रम में एक सेल एप्सिलॉन पी, धारा नियंत्रक आरएच और कुंजी K1 जोड़ दिए जाते हैं। इसे विभवमापी का प्राथमिक परिपथ कहा जाता है। इसका जो द्वितीयक परिपथ होता है जिसमें एप्सिलॉन का एक अन्य सेल जुड़ा हुआ होता है विद्युत वाहक बल का, इसका धन सिरा बिंदु ए से जुड़ा हुआ होता है और ऋण सिरा एक धारा गैल्वेनोमीटर से, यहां पर ये धारा मापी जुड़ा हुआ होता है, ये एक धारा मापी से जुड़ा हुआ होता है और धारा मापी का दूसरा सिरा जो है वो एक जोगी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस परिपथ को हम कौन सा परिपथ कहते हैं? इस परिपथ को हम द्वितीयक परिपथ कहते हैं। और द्वितीयक परिपथ में जो सेल जुड़ता है, जो सेल हम जोड़ रखा है, इस सेल का जो ईएमएफ है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। द्वितीयक परिपथ के अंदर जो ये सेल जुड़ा हुआ है, इसका जो विद्युत वाहक बल है, ये प्राथमिक परिपथ के विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये सर्किट काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल स्टार्टिंग है अगर वही वीक रह गया और पीछे वाला प्रबल हो गया तो फिर पीछे वाला इफेक्टिव हो जाएगा, आगे वाले में कोई सप्लाई हमें नहीं मिलेगी। जबकि प्राथमिक परिपथ हमारा मेन परिपथ होता है, इसलिए हमेशा इसका ईएमएफ इसके ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। ओके, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि यदि प्राथमिक परिपथ में धारा नियंत्रक का प्रतिरोध न्यूनतम हो, ये प्राथमिक परिपथ में धारा नियंत्रक लगा हुआ है, समझते चलिएगा एक लाइन। हम कह रहे हैं कि अगर प्राथमिक परिपथ में जो धारा नियंत्रक लगा हुआ है उसका प्रतिरोध न्यूनतम है, तो यहाँ पर जो सेल का विद्युत वाहक बल है, जो सेल का विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन पी, वो संपूर्ण तार AB में समान रूप से विभक्त हो जाएगा। यानी उसका, जब हम कह रहे हैं प्रतिरोध ही न्यूनतम है, तो प्रतिरोध न्यूनतम होने की वजह से धारा अधिकतम हो गई। धारा अधिकतम हो गई तो इस A और B के सिरों पर संपूर्ण विभवांतर समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि V समानुपाती I होता है। अगर I मैक्सिमम है तो V मैक्सिमम, यानी जितना इसका विद्युत वाहक बल है वो पूरे तार पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। कारण कि हमने धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को क्या कर दिया है? न्यूनतम कर दिया है। ठीक है, हमने कहा कि ये AB जो तार है आपका, इसकी लंबाई मैंने मानी L, जो आपका AB तार है इसकी लंबाई मैंने L मान ली, और जो विद्युत वाहक बल है वो मान लिया मैंने एप्सिलॉन P। ठीक है, जो इस लंबाई पे समान रूप से वितरित हो रहा है, इस पूरी लंबाई पे समान रूप से वितरित हो रहा है। तो अब अगर मुझे एकांक लंबाई का विभवांतर निकालना है तो एकांक लंबाई का विभवांतर कितना होगा? तो यहां पर हम कहते हैं एकांक लंबाई का विभव पतन। क्या कहेंगे? एकांक लंबाई का विभव पतन। और एकांक लंबाई का विभव पतन क्या होता है? एप्सिलॉन P by L। और इस एप्सिलॉन P by L को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं इसको? विभव प्रवणता। और इसे हम डिनोट करते हैं x से। देखिए, हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर एक तो वेग प्रवणता पढ़ी थी, एक हमने इसके अंदर पढ़ी थी वेग प्रवणता के साथ साथ दाब प्रवणता। तो वेग प्रवणता क्या थी? वेग बटा दूरी। दाब प्रवणता क्या थी? दाब बटे दूरी। उसी तरह से विभव प्रवणता होती है विभव बटे दूरी। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल बटा L। वापस समझिएगा, हमने क्या किया? RH को न्यूनतम कर दिया। RH न्यूनतम करने से इस सेल से जो धारा बह रही थी पूरी संपूर्ण धारा, वो संपूर्ण धारा इस परिपथ में आ गई, क्योंकि प्रतिरोध न्यूनतम है। दैट मींस पूरा विभवांतर इस पूरे तार पर समान रूप से वितरित हो गया। तो इस तार की एकांक लंबाई का जो विभव पतन होगा, उस विभव पतन को किससे परिभाषित करेंगे? विभव प्रवणता से परिभाषित करेंगे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो विभव मापी की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। और इसे हम x से डिनोट करते हैं, x एप्सिलॉन P अपॉन L। अगर मैं इसके मात्रक की बात करता हूं तो मात्रक बहुत सिंपल है, वोल्ट पर मीटर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ एप्सिलॉन P की बात करता हूं, जैसे एप्सिलॉन P हमने देखा, तो एप्सिलॉन P किस पे डिवाइड हो रहा है? टोटल VAB। एप्सिलॉन P इक्वल्स टू किसके? A और B के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ एप्सिलॉन P बराबर क्या हो गया? XL। तो ये हो गया तुम्हारा XL। ठीक है, और ओम नियम क्या कहता है? ओम नियम से VAB इक्वल्स टू क्या जानते हो? IR। ये ओम नियम होता है, VAB इक्वल्स टू IR। तो अगर इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं तो XL इक्वल्स टू क्या हो गया? IR। तो यहां से X इक्वल्स टू क्या हो गया? IR by L।
तो ये विभव प्रवणता का एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, x इक्वल्स टू आई आर बाय एल, और यहाँ इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आई आर एम, जहां आर एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर बाई एल, यानी आर एम इक्वल्स टू आर बाई एल का मतलब क्या हो गया एकांक लंबाई का प्रतिरोध। तो ये यहाँ पर हम इसको भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक ओके। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक हमने आरएच को न्यूनतम किया जिससे संपूर्ण विभव इस ए और बी के बीच में पूर्ण रूप समान रूप से विभक्त हो गया। फिर हमने एकांक लंबाई का विद्युत वाहक बल निकाल लिया जिसे हमने विभव प्रवण का नाम दे दिया। ठीक है ओके। अब हम क्या करते हैं, जो ये जोकि जे है, इस जोकि जे को विभव मापी के तार पर स्लाइड करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जोकि जब तक इस तार के टच नहीं होगी तब तक ये परिपथ पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने इसको यहां से मान लीजिए यहां हवा में रख रखा है, ये अगर ये यहां पर है ये, तो अब इससे टच नहीं हो रही, इससे टच नहीं हो रही, ये सर्किट पूरा अनकंप्लीट है भाई, यहां से यहां फिर आगे कहां जाएगी धारा, तो सर्किट अनकंप्लीट है। तो जोकि को जब हम तार पे टच करते हैं तो परिपथ पूर्ण होता है। जैसे जोकि को हम तार पे टच करेंगे धारा मापी में क्या प्राप्त होगा विक्षेप। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जोकि को जो जोकि है उसे विभव मापी के तार AB पर खिसकाते हैं। AB पर खिसकाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम जोकि को धारा इसमें विभव मापी तार AB पर खिसकाएंगे वैसे वैसे धारा मापी में विक्षेप आएगा और किसी एक बिंदु पर विक्षेप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमने माना कि वो बिंदु कौन सा है, C, जहां पर विभव क्या हो गया, शून्य, इसमें विक्षेप क्या हो गया, सॉरी शून्य। ठीक है, तो ये अविक्षेप बिंदु की विधि आ गई, वो आ गई आपकी स्थिति। जिस जोकि को जिस बिंदु पर लाने पर गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी विक्षेप शून्य दर्शा देता है, तो ये आपकी कौन सी अवस्था आ गई, ये अविक्षेप बिंदु की अवस्था आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, हमने माना कि यहां से और यहां तक की लंबाई कितनी है, L, स्मॉल एल से मैंने डिनोट कर दिया इसको कि भाई स्मॉल एल लंबाई चलने पर, क्योंकि तार तो 10 मीटर लंबा है, अब ये 5 मीटर पे मिल जाए, 5.5 मीटर पे मिल जाए, 6 मीटर पे मिल जाए, 7 मीटर पे मिल जाए, तो उसको हम लंबाई एल से डिनोट कर देते हैं। तो हमने कहा कि भाई स्मॉल एल लंबाई पर कोई बिंदु सी हमें मिल गया जहां पर विक्षेप क्या आ गया, शून्य आ गया। तो इस लंबाई एल को हम कौन सी लंबाई कहते हैं, संतुलन लंबाई। इस लंबाई एल को हम कौन सी लंबाई नाम देते हैं, संतुलन लंबाई। ठीक है, तो यहां से और यहां तक जो विभवांतर है वो कितना हो गया, VAC, VAC, और VAC इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा, XL, ये हुआ। ठीक है, और ये XL किसके बराबर होगा, थोड़ा समझने वाली बात है, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। इस जगह पर अगर संतुलन अवस्था प्राप्त हो गई, यानी यहां पर विक्षेप अगर शून्य आ गया, इसका मतलब ये और ये दोनों विद्युत वाहक बल आपस में समान हो गए। विभवांतर शून्य आने का, विक्षेप शून्य आने का मतलब है कि ये वाला विद्युत वाहक बल और ये AC लंबाई का विभवांतर दोनों क्या हो गए, समान। तभी तो जो विक्षेप है वो शून्य आएगा, अदरवाइज अगर कम ज्यादा रहे तो धारा बहेगी, और धारा बही तो इसका मतलब विक्षेप देगा। धारा कब नहीं बहती, जब विभव समान हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये विभव और ये विभव दोनों समान हो गए, तो यहाँ VAC इक्वल्स XL इक्वल्स किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन के। और इसे ही हम क्या कहते हैं, विभव मापी का सिद्धांत। ठीक है, तो विभव मापी के सिद्धांत से हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक परिपथ में लगे हुए सेल का विद्युत वाहक बल संतुलन लंबाई के जो विद्युत संतुलन लंबाई तक का जो विभवांतर है उसके समान हो जाए तो विक्षेप शून्य प्राप्त होता है, और यही आपके विभव मापी का क्या रहता है, सिद्धांत होता है। ठीक है, अब इसके अंदर 2-3 महत्वपूर्ण स्थितियां प्राप्त होती हैं, तो उन महत्वपूर्ण स्थितियों को हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण स्थितियों में अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग केसेस में हम अलग अलग चीजें देखते हैं। वापस मैं प्राथमिक परिपथ बनाता हूं, ये आपका प्लस माइनस वही एप्सिलॉन P, ये आपका धारा नियंत्रक RH, ठीक है, ये यहाँ पर आपकी पूंजी K1 हो गई, ठीक, ये हो गया तार आपका AB, ये तो हो गया आपका प्राथमिक परिपथ। इसको तो हमने क्या नाम दे दिया, प्राथमिक परिपथ। अब आपको द्वितीय परिपथ आएगा, ये एप्सिलॉन, ये जोकि है, ये आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं इस गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर से ये आपकी जोकि J। ठीक है, तो अब इस जोकि J की भी हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग स्थितियां देखते हैं कि भाई एक स्थिति तो ये यहां हो,
और एक स्थिति में ये यहाँ। समझिएगा ध्यान से, जो हम समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पर क्या किया कि ये स्थिति जो थी आपकी सी बिंदु पर, इसको मान लिया C1, इसको मान लिया C2, ठीक है। ये लंबाई थी आपकी यहाँ से यहाँ तक की L, इसको मान लिया मैंने L1 और इसको मान लिया मैंने L2, अलग अलग स्थिति में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जोकी की विभिन्न स्थितियां देख रहा हूँ कि अगर मैं जोकी तार पर अलग अलग स्थितियों पर ले जाऊंगा तो मुझे क्या परिणाम मिलेंगे। संतुलन अवस्था का तो देख लिया मैंने परिणाम, लेकिन अगर अलग अलग स्थितियों पर मैं जोकी को ले जाता हूँ, C1 बिंदु पर ले जाता हूँ, C2 बिंदु पर ले जाता हूँ, तो मुझे क्या परिणाम प्राप्त होंगे ये मुझे देखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो मैं उठाता हूँ यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर विभव विसर्पी कुंजी, इसको विसर्पी कुंजी भी बोलते हैं जोकी को, अगर विसर्पी कुंजी C1 पॉइंट पर है, ठीक है, C1 पॉइंट पर अगर हमने विसर्पी कुंजी ली तो AC1 बराबर क्या हो गया आपका L1, ठीक है। अब अगर AC1 बराबर आपका L1 है तो इस कंडीशन में जो विभवांतर आएगा आपका VAC1, इसमें जो ये विभवांतर आएगा ये विद्युत वाहक बल से कम होगा या ज्यादा होगा, पहले तो ये समझने वाली बात है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये संतुलन की अवस्था है, इस अवस्था में ये दोनों विभवांतर बराबर थे, VAC बराबर एप्सिलॉन। अब अगर तुम पीछे आ गए तो पीछे आ गए तो ये जो AC1 है ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इससे कम हो गया। तो अगर जो कि C1 की स्टेट में है तो उस कंडीशन में VAC1 लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। और VAC1 लेस देन अगर एप्सिलॉन हो गया तो उसके कारण जो परिणामी धारा की दिशा प्राप्त होगी वो परिणामी धारा की दिशा कैसी प्राप्त होगी, परिपथ के अंदर दक्षिणावर्त। अब ये समझने वाली बात है कि भाई परिणामी धारा की दिशा दक्षिणावर्त क्यों प्राप्त होगी, ये यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर परिणामी धारा की दिशा दक्षिणावर्त इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि जब यहाँ का विभवांतर ये विद्युत वाहक बल ज्यादा है और ये विद्युत वाहक बल कम है तो धारा इसकी वजह से बहेगी, धारा इसकी वजह से बहेगी तो यूं जाएगी, यूं जाएगी तो ये कौन सी क्लॉकवाइज हो गई, धारा इसकी वजह से अगर बही तो यूं घूमेगी तो ये कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गई। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर VAC1 लेस देन एप्सिलॉन है तो उस कंडीशन में जो धारा बहेगी वो दक्षिणावर्त बहेगी, ओके। अब हमने कहा जो कि अगर C2 पॉइंट पर है, C2 पॉइंट पर है तो हमने AC2 बराबर L2 मान लिया, तो अब VAC2, तो अब ये संतुलन बिंदु के उधर चले गया, दैट मींस ये विभव ज्यादा हो गया किससे, एप्सिलॉन से। तो अब इस कंडीशन में जो धारा बहेगी वो धारा कैसी बहेगी, उल्टी, वो धारा कैसी बहेगी, उल्टी। यानी ये VAC2 अगर प्रभावी हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो धारा ये आ रही थी यही इस तार में बहेगी, तो ये वाली धारा कैसी हो गई, यूं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये धारा हो गई वामावर्त दिशा में। दोबारा समझिए, जब AC1 की बात थी तो AC1 VAC1 छोटा था इससे, तो धारा इसकी वजह से बही तो यूं क्लॉकवाइज, और जब हमने VAC2 की बात की तो AC2 प्रभावी हो गया इससे, तो अब धारा इस सेल की वजह से बहेगी तो यूं, यानी वामावर्त। तो इसकी वजह से जो धारा बहेगी वो द्वितीय परिपथ में जो बहेगी वो कैसी दिशा में बहेगी, वामावर्त दिशा में बहेगी। और अगर हम तीसरा केस ले लेते हैं जे संतुलन की स्थिति वाला, तो संतुलन की स्थिति में हमें कौन सी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, अविक्षेप की अवस्था हमें प्राप्त हो जाएगी, संतुलन की अवस्था, ओके। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ये तीनों केस अच्छी तरह समझ में आ गए आप लोगों को, हम यहाँ पे कहते हैं, बहुत सिंपल है, बस समझने वाली बात है। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि यदि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में जो धारा नियंत्रक आपने जोड़ रखा है उस धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है R', आपने जो विभवमापी का प्राथमिक परिपथ ले रखा है उसमें जो आपने धारा नियंत्रक जोड़ रखा है उसका प्रतिरोध है R', और जो सेल जुड़ा हुआ है उसका आंतरिक प्रतिरोध है R। तो प्राथमिक परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या होगी, I इक्वल्स टू ओम नियम से V/R होता है, तो V की जगह पे एप्सिलॉन P हो गया तुम्हारा, और R श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, तो R प्लस R', ठीक है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि यदि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R' और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तो प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन P अपॉन R प्लस R'। यहां पर ये जो R है ये R उस तार का प्रतिरोध माना गया है, यानी इसको मैं बाह्य प्रतिरोध भी कह सकता हूं, और ये धारा नियंत्रक का प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, x इक्वल्स टू IRN, ये मैं पहले भी लिख चुका हूं, तो RN को क्या लिखता हूं मैं,
आई आर बाई एल ये लिखते हैं। तो यहां से आई की वैल्यू ये वाली पुट कर दो इस जगह पे, तो x इक्वल्स क्या हो गया एप्सिलॉन p अपॉन r प्लस r डैश इनटू r बाई l। ठीक है, ये आ गया इसका। ये बात समझ में आ रही है? ये कैपिटल R कहां से आएगा? ये तार का प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है। R डैश मैंने धारा नियंत्रक का प्रतिरोध माना है, और स्मॉल r क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तीनों श्रेणी क्रम में इसलिए आ गया। और एप्सिलॉन p क्या है? सेल का विद्युत वाहक। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो हम लेते हैं, फोर्थ पॉइंट हम जो उठाते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट हम कहते हैं x इक्वल्स टू होता है I r by l। तो I r by l को हम क्या लिख सकते हैं? रो बाय a। क्यों लिखा? क्योंकि r इक्वल्स टू होता है रो l by a। तो यहां से r by l इक्वल्स टू रो बाय a हो जाए। तो x का एक और नया फार्मूला, ये x के अलग-अलग फार्मूले बता रहा हूं मैं आपको, न्यूमेरिकल बेस पे भी काम में आएंगे। तो x इक्वल्स टू I रो बाय a। तो अब एक तरह से देखा जाए तो x प्रोपोर्शनल हो गया I के, x प्रोपोर्शनल हो गया रो के, और x प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाय a। तो यानी धारा जितनी ज्यादा होगी विभव प्रवणता उतनी अधिक होगी। धारा यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा तार का, उसकी विभव प्रवणता, मैंने भी आपको बताया था कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध के तार लिए जाते हैं विभव मापी में। क्यों? क्योंकि एकांक लंबाई पर अधिक विभव प्राप्त हो, क्योंकि हमें तो अधिक से अधिक विभव प्राप्त करना है, एक्यूरेसी लेनी है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। एक क्षेत्रफल कम हो, जितना तार कम पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया a के। ओके, अब विभव मापी का जब हम उपयोग करते हैं तो विभव मापी के उपयोग में हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस क्या-क्या रखनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज तो कि प्राथमिक परिपथ में हम जो सेल लगाते हैं, प्राथमिक परिपथ में लगाए गए सेल का विद्युत वाहक बल सदैव द्वितीयक परिपथ में लगाए गए सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। यानी प्राइमरी ग्रेटर होना चाहिए किससे? सेकेंडरी से। ठीक है, या इस अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाला बैग लो हो गया तो नीचे वाला वर्किंग प्रोसेस में नहीं आएगा, ऊपर से अगर सप्लाई नहीं मिली तो। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि जो सभी जितने भी सेल आप जोड़ रहे हो विभव मापी में, उनके सभी उच्च विभव वाले बिंदु A से जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे ये बिंदु A तार लिया था मैंने, तो चाहे आप एक सेल जोड़ो, चाहे आप 2 सेल जोड़ो, चाहे आप 3 सेल जोड़ो, तो जितने भी सेल जुड़े हुए हैं इनके उच्च विभव वाले बिंदु, उच्च विभव वाले बिंदु कौन होते हैं? धनाग्र। उच्च विभव वाले बिंदु किसे बोला जाता है? धनाग्र को। तो ये सारे धनाग्र किससे जुड़े हुए होने चाहिए? किसी एक बिंदु A से जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, संतुलन लंबाई हमेशा बिंदु A से मापी जाएगी। जब आप संतुलन लंबाई मेजर करोगे तो हमेशा किससे मेजर करोगे? बिंदु A से। ठीक है, जो विभव मापी का तार होता है वो सर्वत्र एक समान होना चाहिए, ये नहीं कहीं से मोटा कहीं से पतला। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे मोटा पतला हो गया तो विशिष्ट प्रतिरोध में परिवर्तन आ जाएगा, फलस्वरूप विभव का मान, विभवांतर का मान हम एक्यूरेट नहीं माप सकते, और विभव प्रवणता भी सब जगह पर नियत नहीं रहेगी। इसलिए जो विभव मापी का तार है वो सर्वत्र एक जैसा होना चाहिए। ओके, सबसे लास्ट पॉइंट है कि विभव मापी के तार में हम अधिक समय तक धारा प्रवाहित ना करें, क्योंकि अधिक समय तक अगर हमने धारा प्रवाहित कर दी विभव मापी के तार में, तो धारा प्रवाहित करने की वजह से तार गर्म हो जाएगा, गर्म होने से प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो जाएगा, और प्रतिरोध का मान अगर बदल गया तो इससे विभव प्रवणता का मान भी बदल जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो विभव मापी में हमें ध्यान रखनी है। ओके बेटा, थैंक यू।